नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपका आरबीएससी 10th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है और आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि सर अगर हमारे को पता लग जाए कि हमने कौन कौन से आंसर गलत किए हैं और कौन से सही, तो बहुत ही अच्छा होता। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अंकित मीणा आपके सामने आपकी 10th बोर्ड का इंग्लिश के पेपर का लाइव सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूँ। अब आपको वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक चीज़ को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन अपने गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन अपने सही हुआ है। तो चलो अपन क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, हमारा जो पहला सेक्शन था वो था अपना पैसेज। तो पैसेज को छोड़ के सबसे पहले देखते हैं अपन सेक्शन सी, जो कि होता है ग्रामर का। अब देखो बेटा, ग्रामर में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है माई फादर ब्लैंक रन ए वाइल एवरी डे। एवरीडे कीवर्ड है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसका मतलब सर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो बेस फॉर्म आएगी या एस या एस जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा यहाँ पे सीधा सा RUNS रन्स जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सर इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अपने को दिख रहा है वाइल, है ना, और एक दिख रहा है आई वॉज हेल्पिंग, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मेरे को पता है कि अगर दो सेंटेंस होता है, एक तरफ अगर पास्ट होता है तो उस सेंटेंस की दूसरी तरफ भी पास्ट ही होता है, और वाइल होता है तो वो दो कॉन्टिन्यूस टेंस को ऐड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंपल सा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी वॉज तो आएगी हेल्पिंग वर्ब और प्ले में क्या जुड़ जाएगा ING, वॉज प्लेइंग। ठीक है, आप अपने मैच कर लेना आपने क्या करके आए हो। तीसरा क्वेश्चन है वी ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो। टुमारो है फ्यूचर इंडिफिनिट को शो करता है। ठीक है, ये कौन सा टाइम वर्ड है फ्यूचर इंडिफिनिट का, तो फ्यूचर इंडिफिनिट की वर्ब होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब सेल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म तो सेल गो। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द थीफ ब्लैंक एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अभी 2-4 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, एक इसमें पेपर्स थे, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन ना बोलो, ऐसे बोलो कि इसी कंसेप्ट पे जिसमें बिफोर वाला कंसेप्ट था। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में देख लो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। कंसेप्ट क्या होता है कि सर एक तरफ बिफोर होता है और बिफोर के इधर की साइड तो होता है V2। ठीक है, और इधर क्या होता है हेड प्लस V3, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आएगा हेड और V3। एस्केप की थर्ड फॉर्म क्या होती है एस्केप्ड, ESCAPED। ठीक है, आई होप आपने ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से सही किए होंगे अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई की है तो। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब अपने को भरनी है। अगर अपने को पता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, राम एंड श्याम बहुत दोनों की बात कर रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो सर सीधा सा आ रहेगा, क्योंकि सिंगुलर एस जो इज आता है वो तो सिंगुलर के लिए आता है, हमें पता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आइदर समिट और मनीष ब्लैंक हैज़ हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब इसमें क्या करना है वही कि सर आइदर और का मतलब एक आदमी को लेना होता है। आइदर समिट और मनीष, या तो मनीष या समिट, दोनों नहीं है। यहाँ पे ऐसे नाम देख के मत कर देना प्लूरल, यहाँ पे दोनों में से एक की बात कर रहा है। एक की बात कर रहा है तो अगेन सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब आएगी हैज़। ठीक है, ना कि हैव। तो यहाँ पे सिंपल सा इसमें तो आएगा हैज़ और यहाँ पे आएगा आर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। मिताली इज़ हार्ड वर्किंग, मिताली इज़ इंटेलिजेंट। अब देखो मिताली इज़ और मिताली इज़ वहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो एक बार तो एलिमिनेट होगा। ठीक है, चलो आ जाओ तो ट्राई कराता हूँ कैसे क्या चीज़ें होगी। देखो इधर करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, या इसको पहले वही रखते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। देखो सबसे पहले लिखना है अपने को मिताली इज़, फिर अपना कनेक्टर लगाना है नॉट ओनली, क्योंकि देखो ये नॉट ओनली पेयरिंग कंजंक्शन है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेता है। नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, केवल ये क्या है हार्ड वर्किंग ही नहीं है, उसके साथ साथ क्या है फिर बट आल्सो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ठीक है, ये हो गया अपना पहला। अब हम दूसरा देखते हैं अनिल इज़ ए रिच पर्सन, अनिल इज़ अनहैप्पी। अनिल रिच भी है और दूसरा अनहैप्पी है। जो बट कंजंक्शन होता है वो बेटा दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट शो करता है, यानी बोलते हैं ना विरोधाभास, कि एक तरफ तो सर वो पैसे वाला है और एक तरफ अनहैप्पी है। कैसे पॉसिबल है, अगर पैसे वाला है तो इसका मतलब वो खुशी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है अनहैप्पी। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अनिल इज़ रिच पर्सन, ऐसे लिखेंगे अनिल इज़ ए रिच पर्सन। इतना तो हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद में ये जो अनिल इज़ है यहाँ पे इसको सिंपल हटाना है और इसकी जगह बट लगाना है अपने को बस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बट अनहैप्पी।
आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर होगा। अब अगला देखते हैं, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप, जो कि पैसिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया पूरा, ये होगी वर्ब, ठीक है, ये सब्जेक्ट, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। उसके बाद में रेस्ट वो पास्ट की हेल्पिंग और वॉज वॉन बाई इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट का, हमारा जो सेंटेंस है नरेशन का, यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा है सर, टीचर का तो टीचर रहेगा यहाँ पे, द टीचर। आपको पता है कि सेट तो किस में चलता है, टोल्ड में, टीचर टोल्ड स्टूडेंट, ऐसे कैसे, द स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे इनवर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या आएगा, जो कनेक्टर, दैट, ठीक है, ये आ गया दैट। उसके बाद में ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली सेम टू सेम, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसे कैसे अपने को बेटा उतारनी है यहाँ पे, सिंपल। ये इसमें पास्ट टेंस संबंधी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एज इट इज हम लिखते हैं, उसको टेंस संबंधी चेंजेस नहीं करते हैं। आई होप ये आपको ग्रामर का पोर्शन है क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं आपके सेक्शन 1 की तरफ, जो है पैसेज, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, आपने पैसेज पढ़ ही लिया होगा, अपने हिसाब से उत्तर भी लगाए हैं, फटाफट से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑफ ऑल इमोशन विच सर्ड थ्रो मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर द माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई वॉज थिंक ह्यूमिलिटी, द फिजिकल सीम्ड टू से थैंक गॉड इट ऑल ओवर। ये आप पैसेज पढ़ लेना, मैं आप इसको आंसर या बेसिकली इस पैसेज का मीनिंग बता देता हूँ। यानी जैसे कि कोई आदमी है, वो उसकी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग है, वो चढ़ रहा है, उस चढ़ने के बाद में जो उसकी फीलिंग्स है वो उस पैसेज के माध्यम से जाहिर कर रहा है। बस इतना सा पैसेज में आप देखोगे, आराम से पढ़ लेना। अब आप चलते हैं, जो आपकी डिमांड है वही, स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट राइटर वाज, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ गया उसके बाद में उसकी फीलिंग क्या है, देखो सेकंड लाइन में दे रखा है, उसकी दो तरह की फीलिंग है, एक तो जुबिलियंट है, खुश है, देखो इंस्टीड ऑफ जुबिलियंट, खुश होने के बजाय देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा उसमें सैडनेस का भी तड़का है, तो आंसर इज जुबिलियंट एंड सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम, कि इमोशन ग्रिप कर रखे हैं, लेकिन कौन से इमोशन, उसको आओ ऊपर देखते हैं पैसेज में, देखो द डोमिनेंट वन आई हैव थिंक वाज ह्यूमिलिटी, यानी जो ह्यूमिलिटी का इमोशन है, विनम्रता का इमोशन है, ह्यूमिलिटी यानी होता है विनम्रता, वो उसको क्या करता है, ग्रिप कर रहा है, यानी पकड़ रखा है, जब वो माउंट एवरेस्ट पीक पर कंप्लीट चढ़ चुका होता है। तो सेकंड आंसर ह्यूमिलिटी। तीसरा, द जॉय दैट राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट, यानी जो उसका जॉय था, बोल रहा है ना, द जॉय दैट राइटर फील्स, राइटर फील करता है, महसूस करता है बाय क्लाइंबिंग ऑफ समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की समिट पर चढ़ने के बाद में, तो वो कौन सा जॉय था, लाइफ टाइम वाला, ठीक है। देखो इसमें एक एक्सप्लेन भी दे रखी है लाइन, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे कहाँ पे गया, ठीक है, यारा, इट इज़ अ जॉय विच इज़ लास्ट ए लाइफ टाइम, यानी ये जो मेरा अनुभव था या जॉय इन्जॉयमेंट था वो लास्ट था लाइफ टाइम के लिए, यानी इससे बेटर अनुभव मेरे को कभी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू राइटर, व्हाट इज़ द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में जो अल्टीमेट रहा उसका अल्टीमेट क्या था, अल्टीमेट लाइन अंततः वो क्या उसने अचीव किया था, वही है, हिल्स पे नहीं चढ़ा था सर, वो समिट पे नहीं चढ़ा था, क्लाइंबिंग एवरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, हिल्स और वो तो है नहीं, वो तो केवल अपने को मतलब बहकाने के लिए, अलग डाइवर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच अदर समिट इज़ नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, ठीक है, कौन सा एवरेस्ट के अलावा ऐसा समिट है जो उसको अफॉर्मेडेबल एंड अपरिहार्य, या उसको मतलब उतनी उसको चैलेंज आए या उतनी चुनौती हो। देखो इसमें लास्ट में एक बात हुई है समिट ऑफ माइंड, ठीक है, समिट ऑफ माइंड का भी मनन करने में या उसकी फीलिंग्स को भी जाहिर करने में भी इसको बहुत ज़्यादा चुनौती भरा काम है, तो इसीलिए पे आएगा समिट ऑफ माइंड। व्हाट चेंजेस यू कम्प्लीटली, उसको क्या चीज़ें कम्प्लीटली चेंज करती है, वो एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, ठीक है, ऑप्शन इज बी एक्सपीरियंस। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, देखो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, रोड तो नहीं हो सकता सर, बिल्कुल ही लॉजिकल है। दूसरा बात करा है ह्यूमिलिटी, ये तो विनम्रता होता है। तीसरा बात करा हिल्स, पहाड़ियाँ, ना पहाड़ियाँ नहीं सर, समिट, समिट का मतलब ही क्या होता है, चोटी, और इसका दूसरा सिनोनिम क्या होता है, पीक।
अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ऑफ द अपोजिट ऑफ जुबिलियंट। अभी मैंने पैसेज पढ़ाया तब बताया जुबिलियंट का मतलब होता है खुश होना। अब खुश होने का अपोजिट यानी दुखी होना, जॉय का मतलब तो खुशी होना होता है। थैंकफुलनेस भी इलॉजिकल है, डोमिनेंट भी नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है सैडनेस। आई होप आपको ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पैसेज नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें आप क्या करके आए हो वो देखते हैं अपन। हाँ देखो, सबसे पहले बात करते हैं अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन। सबसे पहले एक बार इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, आपने पढ़ रखा है वैसे, पढ़ने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। कि इसमें बोल रखा है कि वाटर के बारे में बता रहा है कि जो अर्थ पे बिना पानी जीवन संभव नहीं है। बताया कि कौन सा जो वाटर है वो कितना % है। देखो बता रखा है कि 70% वाटर क्या है ग्लोब पे कवर करता है टोटल, बट मोस्ट ऑफ इट वाज सोल्ट वाटर। लेकिन जो मैक्सिमम वाटर है 70% अपने टोटल पृथ्वी पे वो सारा क्या है सोल्ट ही है। ठीक है, लेस देन 3% वाटर ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर, केवल लगभग 3% वाटर ही है जो क्या है फ्रेश वाटर है। इस हिसाब से आप ये वाटर के बारे में है तो आप पढ़ लेना। मैं बताता हूँ मेनली इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए, इनके आंसर क्या होने चाहिए। देखो, वेयर डिड ही लाइफ ओरिजिनेट यानी लाइफ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है, सिंपल सा। देखो सबसे पहले तो जिसके बारे में वो आया है पैसेज उसी के बारे में। अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यानी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वाटर से। ठीक है, यानी सिंपल सा वाटर भी लिख सकते हो और अगर आप बना पे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि वाटर से अपने अर्थ की। देखो, अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और पूछा यही है कि किससे उत्पत्ति हुई है, वाटर से। दूसरा, नेम ऑफ सोर्सेज वेयर वी गॉट फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कहाँ पे गया ये 4th सेंचुरीज। इसमें फ्रेश वाटर का भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो ये रहा। ठीक है, वाटर ऑन द अर्थ फाउंड ऑन द फ्रॉम द रिवर्स, फ्रेश वाटर लेक्स एंड अंडरग्राउंड स्लो एक्यूफायर्स, यानी रिवर्स से प्राप्त करते हैं, लेक से प्राप्त करते हैं, और अंडर जो सेलो एक्यूफायर्स है उनसे अपन क्या करते हैं, फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं। तो इनके आसपास अगर आपने लाइन कोई चूज करती है तो ठीक है आपका क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द एरियाज वेयर वी राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट, कौन से जो एरिया है उनमें वाटर की डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। देखो इसमें कौन सा दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे दे रखा है। देखो सेम टू सेम ऐसा ही कुछ दे रखा है इसमें, अगर आप पेपर को पढ़ोगे कहाँ पे दे रखा है पढ़ो। देखो टुडे इंक्रीजिंग, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ऊपर देखो, देखो ये रहा राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्री आर डिफिकल्ट टू बाई मेड, यानी 3 चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में और डोमेस्टिक सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में जो वाटर है वो मिलना चैलेंजिंग हो रहा है। तो इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक था। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू वी डंप ओवर वेस्ट, हम हमारे ओवर वेस्ट को कहाँ पे डंप करें, या जो कचरा होता है ठीक है उसको कहाँ पे डालते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है सिंपल सा, अगर आप पैसेज को लास्ट में पढ़ोगे तो 4th सेंचुरी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैव बीन पैलेस टू डंप वेस्ट, यानी स्ट्रीम्स में और रिवर्स में अपन क्या है पैलेस जो अपना डंप होता है कचरा होता है उसको डालते हैं। विच इज़ द वेटेस्ट पैलेस इन इंडिया एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इट इज़ फेसिंग, कि वेटेस्ट पैलेस कौन सा है इंडिया का और इस समय वो क्या चैलेंजेस फेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक लाइन है यहाँ पे, इट इज़ शॉकिंग टू नॉट, यानी यहाँ से कर सकते हो आप, जैसे चेरापूंजी विच इज़ दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस और इज फेसिंग सीरियस शॉर्टेज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अगर आप एच डी ऐसा भी लिख देते हो तो आप कंप्लीट एक में से एक नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है इसका। अब हम बात करते हैं, विच फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल टू ह्यूमैनिटी। यहाँ से देखो लिखा हुआ है कुछ, मोस्ट ऑफ द विच लाइज फ्रोजन इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड इन पोलर आइस एंड अनअवेलेबल टू ह्यूमैनिटी, इस टाइप से। यानी अगर आपको देखो 2 तरीका है, या तो आपको बनाना आता है तो क्वेश्चन को उस हिसाब से लिखो, नहीं आना तो आपको क्वेश्चन मैचिंग टेक्निक आनी चाहिए पैसेज में, कि अपनों का क्वेश्चन जो पूछा है तो उसकी कुछ कीवर्ड पैसेज में मिलनी चाहिए। अगर आप वहाँ से करते हो तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा या पौन नंबर तो आपको दे ही देगा वो क्वेश्चन, है ना। अगर आपने एग्जैक्ट सही ढंग से मिलाया है तो आपका 1 में से 1 नंबर भी आ जाएगा। अब वो आते हैं स्केर्सिटी का क्या पूछा है, सिमिलर। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, और कमी का इसमें एक ही है, क्या है बेटा, शॉर्टेज। ठीक है, कमी का क्या है, शॉर्टेज। और एक है ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सूखा। और देखो इसी सिमिलर वर्ड एक और यूज हुआ है, वेटेस्ट। वेटेस्ट का मतलब सबसे गीला, तो इसका क्या हो जाएगा, वेटेस्ट अपोजिट। ठीक है, और ड्राई स्केर्सिटी का क्या हो जाएगा, शॉर्टेज।
ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये तो आपका ईमेल वगैरह है, आप कर लेना, आप कर सकते हो। और दूसरा चौथा क्वेश्चन है स्टोरी, ये भी आप कर लेना। आगे जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं हम थोड़ा सा। ग्रामर हमने डिस्कस कर ली। अब एक थोड़ा सा पैसेज है ये वाला, पैसेज नंबर 11। या देखो ये पैराग्राफ है स्कूल पे, ये इतना ईजी पैराग्राफ है। इसमें यकीन मानो अगर आप 10-10 सेंटेंस भी लिख दो, सॉरी मतलब एक सेंटेंस 10 सेंटेंस लिख देते हो, तो आप एक सेंटेंस में 10 वर्ड भी मानते हो तो आराम से आपके 100 शब्द कंप्लीट हो सकते हैं। देखो बिग बिल्डिंग के बारे में दिया है, गार्डन के बारे में लिख दो, प्लेग्राउंड के बारे में लिख दो, इट हैज स्मार्ट क्लास के बारे में लिख दो, तो आप आसानी से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले थोड़ा सा पैसेज पढ़ लेते हैं फिर ताकि अपने को क्वेश्चंस का पता लगे। द यंग सीगल, सीगल यानी एक समुद्री चिड़िया होती है, ठीक है। वाज अलोन हिज लेज, लेज का मतलब चट्टानी किराना, वहाँ पे अकेली बैठी हुई है। हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर, यानी उसके 2 भाई और सिस्टर है वो एक दिन पहले वैसे बह चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, और वो अफ्रेड कर रही है, डर रही है उड़ने से। आगे देखते हैं। समहाउ व्हेन वी हैड taken a little run forward to brink of the lace and attempt flame to wings he became afraid। जैसे ही वो थोड़ा सा एक रन फाड़ थोड़ा सा आगे उड़ने की ओर करती है तो उसकी जो विंग्स है वो क्या है, वो भी डर रहे हैं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी stretched down the beneath and it was such a long way down he felt certain that his wings would never support him, और उसके जो विंग्स है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। So he bent his head and ran away back to his little hole under the lace where he slept at night। तो ऐसा मतलब उसके कुछ भी चीज़ सपोर्ट नहीं करे उठने में तो क्या करती है, जो लेज है चट्टान का किनारा वहाँ पे एक होल होता है उसमें पूरी रात वो बिताती है। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन हिज लेज, यानी जो चट्टान का किनारा वहाँ पे यंग सीगल के साथ कौन था, बताओ कौन था। कोई नहीं था, क्योंकि देखो ये 2 ब्रदर सिस्टर तो बह गए, इनकी बात हो रही है, वो केवल अकेली थी, अलोन की बात हुई तो ही वाज अलोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, किससे वो डर रही थी। सिंपल सी बात है, सिर्फ फ्लाई करने से डर रही थी, क्योंकि उसके जो विंग्स है यानी उसके पंख है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बात करते हैं वाट वाज द स्ट्रेच डाउन बीनीथ हिज लेज, ठीक है। किसकी बात हुई है, सी की। तो यहाँ पे जो स्ट्रेच डाउन होगा लेज पे वो भी किसके साथ होगा, सी के साथ, समुद्र के बारे में। वाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, यानी कौन सी चीज़ें उसकी उड़ने में सहायता नहीं कर रही थी। लेग्स की तो बात ही नहीं हुई सर, नन ऑफ द नहीं आ सकता, बहुत एंड भी गलत है, केवल एक ही बात है, विंग्स उसके सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यंग सिंगल हैड, अपने को अभी स्टार्ट में आया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, यानी एक भाई और 2 सिस्टर, यहाँ से कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अटेम्प्ट टू फ्लाई, जब वो उड़ना का प्रयास कर रही थी तो क्या चीज़ें उसका साथ नहीं दिया, ठीक है। क्या हुआ, ही फेल्ट सर्टेन दैट ही विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको अचानक से महसूस हुआ कि उसके पंख उसका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, एक और पैसेज है ये और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमें था लेकिन कई बच्चों ने वो किया होगा, कहीं नहीं है, तो ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आई फिनिश्ड माई पोएम इट वॉज द ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम फिनिश की जो कि ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड द फादर स्वान, एक ही मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी। with 3 baby duckling who are bitten to death by father because they were quack too much, यानी जो बच्चे थे डक के वो ज़्यादा क्वैक कर रहे तो फादर ने उनको बिटन कर दिया, पीट के मार दिया। लकीली मिस्टर कैसिंग टुक द जोक राइट वे, ठीक है। तो लकीली क्या है, मिस्टर कैसिंग इसको जोकली तरीके से सुना रहे थे। ही रीड द पोएम द क्लास, वो क्लास में पोएम सुना रहे थे ये वाली। एडिंग इज ओन कमेंट्स, उसने अपने कमेंट ऐड किए। एंड सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और भी कुछ चीज़ें ऐड की। एंड सिंस that I have been allowed to talk have not been assigned the extra homework, उसके बाद मुझे उसने अलाउ कर दिया एक्स्ट्रा टॉक करने के लिए। एंड ऑन कॉन्ट्रेरी, इसके अलावा मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इन दिनों वो मिस्टर कैसिंग है वो क्या रहने लगे, जो कि स्वभाव के, दैट मीन्स वैसे मतलब मजाकिया स्वभाव के। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या था, सिंपल है सर, राइटर की बात ही नहीं रही, पोएम थी ब्यूटीफुल। पहली लाइन आई फिनिश्ड माई पोएम इट वॉज ब्यूटीफुल। हाउ मेनी बेबी डकलिंग दे हैड, कितने जो बेबी थे, सिंपल है 3 बेबी। कितने बेबी डकलिंग कर रहे थे, 3 बेबी हुआ बिटन, जिनको फादर स्वान मार देता है। बाय हुम द बेबी डकलिंग वर बिटन टू डेथ, ठीक है। बेबी डकलिंग वर बिटन टू डेथ, यानी किसकी जो बेबी डकलिंग थे किसके द्वारा उनकी डेथ की कर दी थी, कैसिंग के द्वारा, मदर डक के द्वारा, राइटर के द्वारा, ठीक है, फादर स्वान के द्वारा। व्हाट इज द मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेक दिस डे, कैसा रहता है, लास्ट लाइन है देखो, जोक्स जो कि स्वभाव का रहता है, यानी जोक्स टाइप में रहता है वो। व्हाट आर द मिस्टर कैसिंग एड द पोएम, मिस्टर कैसिंग ने पोएम में क्या क्या चीज़ें ऐड करी,
ये देखो, ही रीड द क्लास फॉर मी हिज ओन कमेंट्स हिज सेवरल अदर क्लासेस एज वेल एज, यानी उसके जो एक्स्ट्रा कमेंट्स और जो कि सब बात हो वो चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी। लास्ट में व्हाट डिड मिस्टर केसिंग अलाउ हर टू डू, मिस्टर केसिंग को क्या अलाउ कर दिया गया, देखो लास्ट में लिखा है सिंस आई हैव बीन अलाउ टू टॉक, ठीक है, उसको टॉक के लिए अलाउ कर दिया गया, बात करने के लिए उसको अलाउ परमिशन दे दी गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, देखो बेटा ये तो 12वां क्वेश्चन है, ये तो अपने क्वेश्चन है किताब के, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है। एक ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पैसेज है। सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। डिड यू फिनिश योर वर्क अमांडा, क्या आपने काम कर लिया अमांडा। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या आपने अपना रूम की साफ सफाई कर ली। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैंने सोचा कि मैं बता दूँ आप अपने जूतों को क्या क्लीन कर लो अमांडा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड फॉर फिनिश, अमांडा को किस चीज़ को फिनिश करने के लिए पूछा गया है बताओ, ठीक है, होमवर्क के बारे में बात हो रही है। व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, ठीक है, अमांडा को किसके बारे में बताया गया, ठीक है, तो उसको बताया गया है कि आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज एंड टिड योर रूम। व्हाट डू यू थिंक स्पीकिंग अमांडा, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा, ये अपने आप से आप देख लेना। अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक ही छोटा सा आया है मतलब स्टेंजा, इसको भी देख लेते हैं। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन स्लाइट हॉन्चेस। देखिए द फोग यानी कोहरा कम्स आता है कैसे, ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे बिल्ली दुम मतलब ऐसे छुपे दुबे पाँव आती है उस हिसाब से कोहरा बहुत धीरे धीरे आता है। इट सिट्स लुकिंग, और वो देखता है, जैसे कोहरा अचानक से धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे चलाता है, वैसे बिल्ली भी अचानक से आता है और सारी चीज़ों को देखती है, ठीक है। और हार्बर एंड सिटी, हार्बर एंड बंदरगाह उस सिटी शहर में ऑन स्लाइट हंचेज यानी अपने छोटे छोटे कदमों से, यानी बेसिकली बताऊं तो इसमें हुआ है कि जो बिल्ली की तुलना किससे की गई है, कोहरे से, कि जिस प्रकार कोहरा आता है वैसे ही बिल्ली भी क्या है पैर दुबाते आती है और अचानक से वो धीरे धीरे चली जाती है, वैसे भी कोहरा भी वापस से गायब हो जाता है। पहला क्वेश्चन व्हाट डज इट इन थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में इट किसके लिए हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है कोहरे के लिए। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटीज, ठीक है, कोहरा कौन सा है, फॉग। What does the poet think fog is like, यानी फॉग को किसके समान मानता है वो, बेटा कैट के समान, कि कोहरा क्या है, कैट के समान है। हाउ डज फॉग कम, कोहरा कैसे आता है, तो बताओ कोहरा कैसे आता है, कोहरा दबे पाँव आता है, ठीक है, बिल्ली की जैसे, यानी बिल्ली से ही तुलना की है ना कोहरे की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी बिल्ली के पैरों जैसे कोहरा आता है। अब 16 क्वेश्चन ये भी बुक का है, ये आप कर लेना 16, 17, 18, क्योंकि सब बुक के क्वेश्चन है, 19 भी कर लेना, 20 भी हो जाएगा और ये सारे हो गया। अब मैंने पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो दे दिया गया है, बुक के क्वेश्चन आप अपने स्तर पे देख लेना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर यहाँ तक आपने क्लास देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हमारी इंग्लिश की और भी सारी यानी ग्रामर देख लो, किसी भी चीज़ से आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।